हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यश। स्वागत है आपका मेरे चैनल द ट्रेलर में। आज मैं आपको एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे पूरे अमेरिका का सबसे बेहतरीन काउंटरफीटर यानी नकली नोट बनाने वाला कहा जाता था। इस शख्स ने जो नकली डॉलर नोट्स बनाए वो देखने में इतने असली थे कि इंसानी आंखों के साथ साथ डिटेक्टिव मशीन्स भी धोखा खा गईं। और उसने ये नकली नोट क्रिमिनल गैंग्स के साथ साथ माफिया के लिए भी बनाए, मगर पुलिस कई सालों तक इस शख्स को पकड़ने में नाकाम रही। इन नकली नोटों को बनाने की कहानी जितनी ज़्यादा हैरत अंगेज है, उतनी ही हैरत अंगेज तरीके से पुलिस के हाथ इस केस का सबसे बड़ा सबूत लगा, जिसे देख पुलिस हक्का बक्का रह गई। कहानी शुरू होती है 14 अगस्त सन 2006 को, जब एक रात शिकागो के एक पुलिस स्टेशन में एक 15 साल का लड़का घबराते हुए अंदर घुसता है। इस लड़के के हाथ में एक बैग था जो पूरी तरह कैश से भरा हुआ था, और जो बात ये पुलिस को बताने वाला था उसे सुनने के बाद पुलिस स्टेशन में मौजूद हर शख्स के पैरों तले जमीन सरक गई। वो लड़का पुलिस को बताता है कि इस बैग में जो भी नोट रखे हैं वो सभी नकली हैं, और जहाँ से वो ये सारा कैश लेकर आया है वहाँ और भी बहुत सारे नकली नोट हैं। यह खबर मिलती है पुलिस पास के एक अपार्टमेंट में रेड मारती है, जहाँ से उन्हें $90,000 के और नकली नोट मिलते हैं, और यहीं से पुलिस के हाथ वो पहली कामयाबी लगी जिसने इस पूरी कहानी का रुख ही बदल कर रख दिया। पुलिस को जिस बात ने सबसे ज़्यादा हैरान किया वो ये थी कि ये नकली नोट किसी और ने नहीं बल्कि खुद उसी लड़के ने छापे थे जो ये बैग पुलिस स्टेशन लेकर आया था। मगर जब इस लड़के ने पुलिस को ये बताया कि उसने ये नकली नोट क्यों और किसकी वजह से छापे, तब पुलिस की आंखों में एक चमक आ गई, क्योंकि अब वो अमेरिका के सबसे बड़े काउंटरफीटर को पकड़ने के बहुत करीब थे। तो आखिर कौन था ये जीनियस आर्टिस्ट, कैसे वो नकली नोटों को छापता था, और क्या कभी पुलिस उसे पकड़ पाई, ये जानकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। इस कहानी के मास्टरमाइंड का नाम है आर्ट विलियम्स, जिसका जन्म अमेरिका के स्टेट इलिनॉइस में सन 1972 में हुआ। विलियम जब बहुत छोटा था तभी उसकी फैमिली शिकागो शिफ्ट हो गई थी, और वो अपना बचपन शिकागो की उन सड़कों पर गुजारने लगा जहां क्रिमिनल्स और क्राइम एक आम बात थी। हालांकि विलियम बचपन से कभी क्रिमिनल नहीं बनना चाहता था, मगर उसका बचपन दूसरे बच्चों की तरह नॉर्मल नहीं था, क्योंकि उसने बचपन से ही अपने माँ बाप को चोरियां करते हुए देखा था, और उस वक्त वो इतना छोटा था कि उसे कुछ समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। विलियम जब 9 साल का हुआ तब उसकी माँ को स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, जिसकी वजह से विलियम का बाप उसकी माँ और उसकी पूरी फैमिली को छोड़कर चला गया, जिसका आर्ट के दिमाग पर बहुत गहरा और बहुत बुरा असर हुआ। विलियम अब ये जानता था कि इस कठोर दुनिया का सामना अब उसे खुद अकेले ही करना है, और उसे ये बात बहुत जल्द समझ आ गई थी कि शिकागो जैसे शहर में अगर उसे सर्वाइव करना है तो उसे हर रास्ता अपनाना होगा, फिर चाहे वो सही हो या गलत। चूँकि विलियम अभी बहुत छोटा था और उसकी माँ भी अब दवाओं के सहारे दोबारा खड़ी हो गई थी और अपने घर और अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए काम करने लगी। इसी दौरान विलियम की माँ की मुलाकात डाविंची नाम के एक शख्स से होती है, जो एक अमीर इटालियन था और जो विलियम की माँ से बहुत अच्छी तरह पेश आता था, और यही वजह थी कि वो दोनों एक साथ रहने लगे। विलियम के लिए डाविंची महज उसकी माँ का बॉयफ्रेंड ही नहीं था, बल्कि वो उसे एक फादर फिगर की तरह देखता था, क्योंकि उसे बचपन से ही कभी बाप का प्यार नहीं मिला था। और विलियम को लगने लगता है कि अब उसकी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी, मगर किस्मत ने विलियम के लिए कुछ और ही लिख रखा था। बहरहाल विलियम जब तक 17 साल का हुआ तब तक उसकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट हो चुकी थी, और चूंकि उसके पास पैसे कमाने का कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए वो अपनी गर्लफ्रेंड और होने वाले बच्चे की देखभाल के लिए कार चोरियों की शुरुआत कर देता है। उसे कार चोरी करते अभी महज कुछ ही दिन हुए थे कि तभी पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है और उसे 3 महीनों के लिए जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर भेज दिया जाता है। ये देख डाविंची को लगने लगता है कि अब विलियम की ज़िंदगी बदलने का वक्त आ गया है, और वो विलियम के सामने एक ऐसे काम का ऑफर रखता है जो उसकी ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। अब डाविंची विलियम को एक वेयरहाउस ले जाता है जो एक पुराने बंद पड़े रेलवे ट्रैक के पास मौजूद था। वेयरहाउस के अंदर जाने के बाद विलियम देखता है कि वहाँ इंक के बैरल्स, प्रिंटिंग मशीन्स और पेपर के बंडल रखे हुए थे, जो देखने में बिल्कुल एक प्रिंटिंग प्रेस की तरह लग रहा था। मगर इसी दौरान विलियम की नज़र ने कुछ ऐसा देखा जिसे देख वो पूरी तरह चौंक गया। विलियम देखता है कि इस प्रिंटिंग प्रेस में कोई ब्राउशर्स या न्यूज़पेपर प्रिंट नहीं किए गए थे, बल्कि यहाँ $20 के करारे और बेहतरीन नोट पड़े थे जिन्हें इस प्रिंटिंग मशीन से छापा गया था। चूँकि डाविंची एक आर्टिस्ट था और वो अपनी इसी आर्ट का इस्तेमाल करके नकली नोट भी छापता था, और उसे ये आर्ट अपने फादर से विरासत में मिली थी जो वो आगे विलियम को देने वाला था। अब डाविंची विलियम को नकली नोट बनाने की हर बारीकी सिखाने लगा, जिसमें वो उसे इंक की मिक्सिंग, डाई प्लेट्स बनाना और प्रिंटिंग मशीन में पेपर और इंक कैसे सेट करना है, ये सब कुछ सिखाने लगा। इस कला को सिखाने के साथ साथ डाविंची विलियम को अपने बनाए रूल्स के बारे में भी बता रहा था, जिसमें पहला रूल ये था कि अपने बनाए नोटों को वो खुद कभी खर्च नहीं करेगा, और ये नोट्स सिर्फ लोगों को असली नोटों के बदले बेचे जाएंगे। दूसरा रूल ये था कि इतने ज़्यादा नोट ना छापे जाएं जिससे किसी का भी ध्यान उनकी तरफ जाए, और तीसरा और सबसे अहम रूल ये था कि कभी भी किसी को भी इस ऑपरेशन के बारे में कुछ ना बताया जाए।
डाविंची के साथ विलियम महज एक स्किल ही नहीं सीख रहा था, बल्कि वो एक कला में महारत भी हासिल कर रहा था, जिससे विलियम की ज़िंदगी को एक नई राह मिल गई थी। मगर विलियम की खुशी ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकी रही, क्योंकि एक दिन डाविंची उसे और उसकी माँ को बिना बताए अचानक गायब हो गया। अब विलियम को ये समझ नहीं आ रहा था कि डाविंची को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसे मार दिया गया है, या वो भी उसके बाप की तरह उन लोगों को छोड़कर चला गया है। मगर इन सवालों का विलियम को कभी कोई जवाब नहीं मिला। अब डाविंची के साथ विलियम का नकली नोट बनाने का सपना भी चला गया, जिसकी वजह से अब विलियम डिप्रेस रहने लगा, क्योंकि ना तो उसके पास कोई काम था और ना ही कोई पैसे, जिसकी वजह से वो दोबारा शिकागो की सड़कों पर क्राइम की शुरुआत कर दी। सन 1980 का दशक आते आते ड्रग्स के बिजनेस ने पूरे शिकागो को अपनी चपेट में ले लिया था और शिकागो की हर गली में अब कोकेन बिक रहा था, जिसे देख विलियम के दिमाग में एक बहुत शातिर आइडिया आता है। अब विलियम के दिमाग में एक प्लान घूम रहा था कि अगर वो भी बाकी लोगों की तरह सड़कों पर कोकेन बेचेगा तो कोई भी उसे टिकने नहीं देगा, और इसीलिए वो एक बहुत ही शातिर और खतरों से भरे प्लान की तैयारी करने लगता है। इस प्लान के मुताबिक वो एक ब्लैक कलर की शेवरोले कैप्रीज कार कुछ दिनों के लिए रेंट पर ले लेता है और फिर इस कार में वो एंटीनाज और पुलिस साइरन लाइट्स फिट करवा देता है। कार को तैयार करने के साथ साथ वो अपने लिए नकली पुलिस बैच का भी इंतजाम कर लेता है, और अब इस बैच को अपनी शर्ट पर लगाकर और इस नकली पुलिस कार का इस्तेमाल करके वो नकली पुलिस वाला बन गया। नकली पुलिस वाला बनकर अब वो ड्रग डीलर्स की कार का पीछा करके उन्हें रोकता और उनकी कार की तलाशी में ड्रग्स मिलने पर उनसे पैसे लूटता। हालांकि ये विलियम के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता था, मगर वो इससे बहुत अच्छे पैसे कमा रहा था, जिसमें वो कभी कभी एक बार में 15 से 20 हज़ार डॉलर तक कमा लेता था। अब जैसे जैसे विलियम नकली पुलिस बनकर पैसे कमाता जा रहा था, इसमें रिस्क भी उतना ही बढ़ता जा रहा था, और विलियम ये बात बहुत अच्छी तरह समझ चुका था कि एक ना एक दिन उसकी सच्चाई ड्रग डीलर्स या पुलिस के सामने आ ही जाएगी और वो पकड़ा जाएगा। यह ख्याल दिमाग में आते ही वो फैसला करता है कि वो ये सब कुछ बंद कर देगा और एक नए सिरे से अपनी शुरुआत करेगा। ड्रग डीलर्स को ठग कर उसने अब तक जो भी पैसे कमाए थे, उन पैसों से वो अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर लेता है और अपनी गर्लफ्रेंड से वादा करता है कि वो क्राइम से दूर अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। वो अपनी गर्लफ्रेंड को बताता है कि उसे कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम मिल गया है, मगर सच्चाई इससे बहुत दूर और बहुत अलग थी। हर सुबह विलियम की बीवी उसे कार से उस कंस्ट्रक्शन साइट पर छोड़ती जहां विलियम ने बताया था कि वो काम करता है, मगर जैसे ही वो कार लेकर वहां से निकलती, विलियम चुपचाप खामोशी से एक फ्लैट की तरफ निकल जाता जो उसने बिना किसी को बताए रेंट पर लिया था। इस फ्लैट के अंदर वो कुछ ऐसा कर रहा था जो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था, और जो उसे अमेरिका के इतिहास का सबसे बेहतरीन काउंटरफीटर बनाने वाला था। विलियम ने डाविंची से अब तक जो भी कुछ सीखा था, उसी नॉलेज का इस्तेमाल करके उसने एक पुरानी प्रिंटिंग मशीन, इंक के बैरल्स और कुछ डाइस खरीदी ताकि वो अपनी खुद की प्रिंटिंग प्लेट्स बना सके। इस बार वो फैसला कर चुका था कि वो ऐसे नकली नोट बनाएगा जिसे पहचानना किसी के लिए भी नामुमकिन होगा, और इसीलिए इस बार उसने फोटोशॉप का इस्तेमाल करके नई और पुरानी टेक्नोलॉजी को मिला दिया ताकि वो ऐसे नोट बनाए जिनमें असली और नकली में कोई फ़र्क ना हो। बहरहाल इस बार विलियम ने जो नोट बनाने शुरू किए वो देखने में इतने बेहतरीन थे कि उनमें और असली नोटों में कोई फ़र्क करना मुश्किल था, और इस बात की खबर पूरे शिकागो के अंडरवर्ल्ड में आग की तरह फैल गई। विलियम ने इन नोटों को बेचने के लिए एक बेहतरीन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाया था, जिसमें टैक्सी ड्राइवर्स, ड्रग डीलर्स से लेकर सड़क पर कोकेन बेचने वाले भी शामिल थे, और अब तक विलियम ने हर महीने के $50,000 तक कमाना शुरू कर दिए थे। विलियम इस बात का खास ख्याल रख रहा था कि वो किसी का भी ध्यान अपनी तरफ ना खींचे, मगर अचानक मेरी कामयाबी से उसका लालच बढ़ गया और वो खुद के बनाए कुछ रूल्स तोड़ बैठा। अब विलियम एक आलीशान ज़िंदगी जीने लगा, जिसमें उसने महंगी गाड़ियाँ खरीदी और बड़ी बड़ी पार्टीज़ ऑर्गेनाइज़ की, और इसी दौरान विलियम की बीवी को इस काम के बारे में पता चल गया, जिसके बाद सन 1993 में उसने विलियम से डिवोर्स ले लिया। डिवोर्स के बाद विलियम ने खुद को पूरी तरह काम में झोंक दिया, क्योंकि अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था, और वो फैसला करता है कि वो शिकागो के बाहर भी अपने नकली नोटों के डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। यहीं पर विलियम डाविंची के बनाए सबसे पहला रूल तोड़ता है, और वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनाने के लिए जब शिकागो से बाहर गया तब उसने खुद इन नोटों को चलाना शुरू कर दिया। इन नकली नोटों को चलाने के लिए वो ऐसे शॉपिंग सेंटर्स पर जाता जहां कम उम्र के इनएक्सपीरियंस कैशियर होते, और वहां $100 के नकली नोट से वो सस्ती चीज़ें खरीदता और चेंज में जो असली नोट उसके पास आते वो उन्हें अपने पास रख लेता। हालांकि एक बहुत जोखिम भरा कदम था, मगर विलियम को लग रहा था कि अपने इस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। बहरहाल 90 का दशक आते आते विलियम नकली नोटों की दुनिया का बादशाह बन चुका था, मगर जैसे जैसे उसकी शोहरत बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे रिस्क भी बढ़ता जा रहा था, क्योंकि अब वो पुलिस की नज़र में आना शुरू हो चुका था। डिवोर्स के बाद विलियम अब अक्सर उदास रहने लगा, क्योंकि अब उसे शिकागो में अपनी बीवी के साथ बिताई मेमोरीज और रिस्क उसे परेशान करने लगा, और इसीलिए वो फैसला करता है कि वो शिकागो छोड़कर टेक्सास चला जाएगा और वहाँ अपनी माँ के साथ रहेगा।
विलियम का मानना था कि टेक्सास की धीमी और शांत लाइफस्टाइल से उसे एक सुकून और क्लैरिटी मिलेगी, और शुरू में ऐसा हुआ भी, क्योंकि वहाँ हर संडे वो चर्च जाने लगा और अपनी माँ के साथ डिनर करता। मगर उसकी पिछली ज़िंदगी और नकली नोटों के लालच ने कभी भी उसके दिमाग से नहीं गया, और फिर यहाँ एंट्री होती एक औरत की जिसका नाम था नेटली। नेटली एक कॉन्फिडेंट और बोल्ड औरत थी, और वो भी विलियम की तरह ही नकली पुलिस बनकर ड्रग डीलर्स को लूटती थी, और ये पता चलते विलियम को एक मौका और पार्टनरशिप दिखाई देने लगती है। बहुत जल्द वो दोनों एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने लगे, और इसी दौरान विलियम नेटली को अपने नकली नोटों के बिजनेस के बारे में बताता है और ये कहता है कि वो फिर से नकली नोट बनाना चाहता है और वो उसका साथ दे। ये सुनते ही नेटली उसके साथ देने के लिए फ़ौरन राज़ी हो जाती है, और वो दोनों फिर से शिकागो लौट जाते हैं। शिकागो पहुंचने के बाद वो वहाँ एक छोटी सी शॉप रेंट पर लेते हैं और वहाँ नकली नोट बनाने में इस्तेमाल होने वाले हर इक्विपमेंट को इकट्ठा करना शुरू करते हैं। क्योंकि इस बार नेटली भी विलियम के साथ थी, इसीलिए वो अपनी आर्ट को नेक्स्ट लेवल पर ले जाकर अब तक के सबसे बेहतरीन नकली नोट बनाने वाला था, और इसके लिए उसने अपनी पुरानी और नई टेक्निक्स को एक साथ ब्लेंड कर दिया। विलियम के टारगेट पर इस बार 1996 में छपे $100 के नोट थे, और वो इन्हीं नोट्स की नकली कॉपीज बनाना चाहता था। 1996 में छपे इन $100 के बिल्स के नकली नोट बनाना लगभग नामुमकिन था, क्योंकि इन नोटों को खास इसी मकसद के लिए बनाया गया था, और इन पर छपे वाटर मार्क्स, कलर शिफ्टिंग इंक और सिक्योरिटी थ्रेड को इस तरह डिज़ाइन किया गया था जिससे किसी भी काउंटरफीटर के लिए नकली कॉपीज बनाना लगभग नामुमकिन था। ये देख अमेरिका के सारे बैंक इन नोटों को फेडरल बैंक से एक्सचेंज करने लगे, ताकि वो अपने बैंक में नकली नोटों के आने पर रोक लगा सकें, जिसकी वजह से कई काउंटरफीटर्स के नकली नोट बनाने का सफ़र यहीं ख़त्म हो गया। मगर विलियम के लिए एक चैलेंज था जिसे वो किसी भी कीमत पर पूरा करना चाहता था। अब वो दिन रात इन नोटों को बनाने के लिए अलग अलग एक्सपेरिमेंट करने लगा, जिसमें वो पुरानी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी और नई टेक्नोलॉजी को ब्लेंड करके नोट छापने लगा। नोटों के लिए पेपर का इंतजाम करने के लिए उसने वो पेपर्स खरीदे जो टेलीफोन डायरेक्टरी में इस्तेमाल होते थे, ताकि नोट को छूने पर असली नोट का फील आ सके। इन नोटों पर वाटर मार्क बनाने के लिए वो टिश्यू से भी पतले पेपर्स को इन नोटों पर प्रिंटिंग करते वक्त लगा देता, जो नोट के पेपर के साथ ब्लेंड हो जाते। अब आती है कलर शिफ्टिंग इंक, जो ज़्यादातर काउंटरफीटर्स के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी थी, मगर लो राइडर पेंट का इस्तेमाल करके विलियम ने इसका भी इंतज़ाम कर लिया था। विलियम के बनाए नोट महज अच्छे नहीं थे, बल्कि वो बेहतरीन थे, और इसी वजह से वो यूवी पेन टेस्ट और फेक नोट डिटेक्टर मशीन सभी को पास कर गए, और कोई भी डिवाइस इन नकली नोटों को डिटेक्ट नहीं कर पाया। इससे ये बात तो साफ हो गई थी कि विलियम अब और बेहतरीन नोटों के साथ बिजनेस में वापस लौट आया था, और अब उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स ने इन नोटों को शिकागो और उसके बाहर तक पहुंचाना शुरू कर दिया था। क्योंकि नेटली ने इस पूरे ऑपरेशन के लॉजिस्टिक्स को संभाल रखा था, जिसकी वजह से नोट्स की सप्लाई बहुत स्मूथली चल रही थी, और वो अब तक $1 मिलियन से ज़्यादा इस ऑपरेशन में बना चुके थे। अब जैसे जैसे वो पैसे कमाते जा रहे थे, उनका लाइफस्टाइल भी उतना ही बेहतरीन होता जा रहा था, और अब वो दोनों अक्सर अलग अलग शहरों में घूमने जाते और वहाँ इन नकली नोटों को मॉल्स, पेट्रोल पंप और कन्वीनियंस स्टोर में चलाते। उनका सीधा सा एक प्लान था कि हर जगह $100 के नकली नोट से छोटी छोटी खरीदारी करो और बदले में मिले असली चेंज को अपने पास रख लो, और इसी वजह से वो हर ट्रिप पर हज़ारों डॉलर्स के नकली नोटों को असली नोटों में बदलने में कामयाब हो रहे थे। विलियम को भी ये लगने लगा था कि अब उसे कोई नहीं पकड़ पाएगा, मगर वो इस बात से बेखबर था कि उसके बनाए नोटों की खबर अब जगह जगह फैलनी शुरू हो चुकी है, और सीक्रेट सर्विस एजेंसी ने भी अब उसके नोटों को ट्रैक करना शुरू कर दिया है। उधर विलियम का लालच अब और बढ़ता जा रहा था, और अब वो हर वो रिस्क ले रहा था जिसे लेने से पहले वो डरता था, और ये कॉन्फिडेंस उसे नेटली के आने के बाद आया था, क्योंकि वो दोनों अब सिर्फ पार्टनर्स ही नहीं थे, बल्कि वो दोनों एक साथ अपना फ्यूचर बना रहे थे। बहरहाल जैसे जैसे उनका ये नकली नोटों का ऑपरेशन बढ़ता चला गया, वैसे वैसे रिस्क भी बढ़ता चला गया, और विलियम के बनाया ये एम्पायर बहुत जल्दी कई मुसीबतों का सामना करने वाला था। सन 1997 से 1999 के बीच विलियम नकली नोटों की दुनिया का बादशाह बन चुका था, और उसके बनाए $100 के नकली नोट एक मिसाल बन चुके थे जिन्हें पहचानना लगभग नामुमकिन था। ये नोट अब क्रिमिनल सर्कल जैसे ड्रग डीलर, क्रिमिनल गैंग्स के साथ साथ टैक्सी ड्राइवर्स के बीच भी सर्कुलेट होने लगे, और वो सभी विलियम के काम और नोट की क्वालिटी की तारीफ करने लगे। विलियम हर महीने नकली नोटों के जरिए हज़ारों डॉलर्स कमा रहा था, और उसे लग रहा था कि अब उसे कोई पकड़ नहीं पाएगा, मगर अब लालच ने उसे अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया था, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। क्योंकि विलियम ने डाविंची का पहला रूल तोड़ते हुए इन नोटों को खुद पेट्रोल पंप, शॉपिंग मॉल्स और फास्ट फूड जॉइंट्स पर चलाना शुरू कर दिया था, और हर ट्रिप पर कमाए पैसे से वो एक आलीशान जिंदगी जीने लगे, और इसी चमक दमक ने पुलिस का ध्यान उनकी तरफ खींच दिया। उधर सीक्रेट सर्विस एजेंसी चुपचाप खामोशी से विलियम के बनाए हर नोटों को ट्रैक कर रही थी, क्योंकि अब उनके पास कभी कभी नकली नोटों की कंप्लेंट्स आना शुरू हो गई थी, मगर वो ये नहीं जानते थे कि ये नोट बना कौन रहा है, और इसीलिए वो शिकागो पर फोकस करने का फैसला करते हैं।
इसी दौरान विलियम का नकली नोटों का एम्पायर रशियन माफिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है और वो विलियम के पास एक बेहतरीन डील लेकर पहुंच जाते हैं। जो डील उनके बीच होने वाली थी उसमें वो $4 लाख के नकली नोटों के बदले उसे $1 लाख के असली नोट देने वाले थे, जो अपने आप में एक बहुत अच्छी डील थी। मगर इस डील को अंजाम देने से पहले विलियम से एक गलती हो जाती है। जिस दिन ये डील होने वाली थी उस दिन विलियम को नैटेली के माँ बाप को एयरपोर्ट से लेने भी जाना था और इसीलिए वो रशियंस के साथ पहले एक होटल रूम में ये डील करने चला जाता है, क्योंकि उसका इरादा था कि वो इस डील को करने के बाद उन्हें लेने एयरपोर्ट निकल जाएगा। ये डील इतनी लंबी चली कि विलियम को वक्त का एहसास ही नहीं हुआ और उधर एयरपोर्ट पर नैटेली के माँ बाप खड़े उसका इंतजार कर रहे थे। बहरहाल इस डील को चलते अब शाम हो चुकी थी और तभी होटल रूम के दरवाजे पर एक दस्तक होती है। विलियम को लगा कि ये रूम सर्विस वाला होगा और वो जैसे ही रूम का दरवाज़ा खोलता है एक साथ कई पुलिस ऑफिसर रूम के अंदर घुसते हैं और विलियम से कहते हैं कि उन्हें खबर मिली है कि इस रूम के अंदर एक गांजे से भरा बैग है। इसी दौरान एक पुलिस वाले की नज़र उस गांजे से भरे बैग पर पड़ती है और वो जैसे ही उस बैग के पास पहुंचता है वो देखता है कि उसके साथ एक और बैग रखा हुआ है और वो जैसे ही उस बैग को खोलता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। इस बैग से पुलिस को $60,000 के नकली नोट बरामद होते हैं और गांजा और नकली नोट देखकर पुलिस फौरन विलियम को गिरफ्तार कर लेती है। ये देख विलियम एकदम से चौंक जाता है, क्योंकि सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि उसे सोचने का वक्त भी नहीं मिला और वो ये बात बहुत अच्छी तरह जानता था कि अब बहुत जल्दी फेडरल पुलिस भी यहाँ पहुँचने वाली है। फेडरल पुलिस ने वहां पहुंचकर जब विलियम के बनाए नकली नोट देखे तब वो हैरान रह गए, क्योंकि इन नोटों की क्वालिटी बेमिसाल थी और एक एजेंट ने तो यहाँ तक कह दिया कि आज तक उसने जितने भी नकली नोट देखे हैं उसमें सबसे बेहतरीन नोट यही हैं। बहरहाल अब फेडरल पुलिस विलियम के खिलाफ केस बनाना शुरू करती है और उसे गिरफ्तार कर कोर्ट भेज दिया जाता है, जहां उसकी सुनवाई शुरू होने वाली थी। और यहीं पर विलियम का वकील एक ऐसा दांव खेलता है जिसकी वजह से वो सज़ा से बच निकला। विलियम का वकील कोर्ट में दलील पेश करते हुए कहता है कि पुलिस ने विलियम के रूम की तलाशी गैर कानूनी तरीके से ली है, क्योंकि उनके पास कोई सर्च वारंट नहीं था। सबसे ज़्यादा हैरानी वाली बात यू ही कि जज ने वकील की इस बात को मान लिया और इस तलाश को गैर कानूनी बताते हुए इस केस को डिसमिस कर दिया और विलियम कोर्ट से बरी होकर बाहर आ गया। हालांकि विलियम सज़ा से बच तो गया था, मगर इस बात ने उसे पूरी तरह अंदर से हिला कर रख दिया और अब नैटेली भी उसे ये काम छोड़ने के लिए प्रेशर बनाने लगती है। मगर विलियम के लिए नकली नोट बनाना महज एक आर्ट नहीं थी, बल्कि अब वो इसका आदी बन चुका था। अपनी इस आर्ट से उसे पुलिस और पूरे सिस्टम को चकमा देने में बहुत मज़ा आ रहा था और एक बात जो उसे सबसे ज़्यादा किक दे रही थी वो ये थी कि वो एक ऐसी चीज़ बनाने में कामयाब हो चुका है जिसे ट्रेस करना लगभग नामुमकिन है। एक बार जेल जाने के बाद कोई दूसरा शख्स होता तो वो डर जाता, मगर पुलिस के हाथ लगने और कोर्ट से छूटने के बाद विलियम और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गया और इस बार वो फैसला करता है कि वो अपने इस ऑपरेशन को पहले से और ज़्यादा मजबूत और बड़ा बनाएगा। हालांकि विलियम इस बार कोर्ट से बाल बाल बच तो गया था, मगर वो फेडरल पुलिस की नज़रों में आ गया और अब वो बहुत खामोशी से उस पर नज़र रखने लगे। विलियम को भी इस बात का एहसास हो गया था, मगर बजाय अपने ऑपरेशन को बंद करने के उसने और दोगुनी तेज़ी से नोट छापने शुरू कर दिए। अब वो पहले से कई ज़्यादा और तेज़ी से नकली नोट छाप रहा था और जैसे जैसे उसका नेटवर्क बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे उसका रिस्क भी बढ़ता जा रहा था। विलियम का बेटा भी अब 15 साल का हो चुका था, मगर विलियम के हर वक्त काम में लगे रहने की वजह से उसके बेटे और उसके बीच के रिश्ते ख़राब होते जा रहे थे और यही वजह बनी आगे चलकर विलियम के पकड़े जाने की। हालांकि विलियम ये कभी नहीं चाहता था कि उसका बेटा भी क्राइम का रास्ता चुने और वो हमेशा से ही उसके लिए एक बेहतर ज़िंदगी चाहता था, मगर चूंकि विलियम के बेटे ने हमेशा उसे गलत कामों को ही करते देखा था और इस बात का उसके बेटे पर बहुत बुरा असर हुआ। विलियम का बेटा अक्सर छुपकर उसे नोट छापते देखता और साथ ही साथ वो ये भी सीखने लगा कि उसका बाप इतने बेहतरीन नोट कैसे बनाता है, जिसने उसे काउंटर फीटिंग की दुनिया का बादशाह बना दिया। एक रोज़ विलियम जब अपने घर लौटता है तब वो कुछ ऐसा देखता है जिसने उसके होश उड़ा दिए और वो देखता है कि एक बैग में कुछ नकली नोट प्रिंट हुए रखे हैं, मगर ये नोट देखने में बहुत लो क्वालिटी के थे, जिसका साफ मतलब था कि ये विलियम के छापे नोट नहीं थे। विलियम की हैरत का ठिकाना तब नहीं रहा जब उसे पता चला कि ये नोट उसके बेटे ने ही छापे हैं और ये पता चलते ही वो बहुत घबरा गया, क्योंकि उसे जिस बात का डर था वही हो चुका था। उसका बेटा भी अब उसी की राह पर चल चुका था और इस बात को लेकर दोनों बाप बेटे में बहस हो गई और ये बहस इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि गुस्से में उसका बेटा नकली नोटों से भरा बैग लेकर घर से बाहर निकल गया और उसके बाद जो हुआ उसने विलियम के नकली नोट बनाने के सफ़र को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। विलियम का बेटा इस वक्त बेहद गुस्से में था और वो बिना सोचे समझे नकली नोटों से भरा बैग लेकर शिकागो पुलिस स्टेशन पहुंचता है और उन्हें इस नकली नोटों के ऑपरेशन के बारे में सब कुछ बता देता है। इन्फॉर्मेशन मिलते पुलिस जैसे विलियम के घर पहुंचती है उन्हें वहां से $90,000 के नकली नोट प्रिंटिंग मशीन इंक बैरल्स मिलते हैं और ये देखते ही पुलिस उसे फ़ौरन गिरफ्तार कर लेती है।
विलियम के बेटे ने पुलिस को ये बताया था कि उसका बाप ही इस पूरे ऑपरेशन का मास्टरमाइंड है, मगर विलियम पुलिस से कहता है कि ये सब झूठ है और ये इक्विपमेंट्स उसके नहीं हैं। चूँकि पुलिस और सीक्रेट सर्विस पिछले काफ़ी सालों से विलियम के बनाए नोटों को ट्रैक कर रही थी, इसीलिए वो ये जानते थे कि विलियम झूठ बोल रहा है और उन्होंने बिना वक्त गंवाए मार्केट में चल रहे नकली नोटों और उसके घर से मिले नकली नोटों को आपस में कनेक्ट कर दिया। वो ऐसा इसीलिए कर रहे थे ताकि विलियम के खिलाफ वो एक स्ट्रॉन्ग केस बना सकें और वो फ़ौरन विलियम से सख्ती से पूछताछ शुरू कर देते हैं। इसी दौरान पुलिस की दूसरी टीम ने विलियम के बेटे से भी पूछताछ शुरू कर दी थी, जिसमें वो उन्हें बताता है कि कुछ नकली नोट उसने खुद भी छापे हैं, मगर उसके फादर विलियम की रिप्यूटेशन ऐसी थी जिससे पुलिस ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि उनके बेटे ने ये नोट अकेले बिना उसकी मदद के छापे हैं। कोर्ट में वकील ने विलियम के खिलाफ कई सबूत पेश किए, जिसमें वो $90,000 के नकली नोट भी थे जो पुलिस ने विलियम के घर से बरामद किए थे। कोर्ट में वकील ने यह भी कहा कि विलियम ने महज नकली नोट ही नहीं बनाए, बल्कि उसने अपने बेटे को भी इस गलत काम की ट्रेनिंग दी ताकि वो उसके नक्शे कदम पर चल सके, मगर ये पूरी तरह झूठ था क्योंकि विलियम ये कभी नहीं चाहता था कि उसका बेटा क्राइम का रास्ता चुने। बाप बेटे के नकली नोट छापने के एंगल ने विलियम के खिलाफ बहुत तेजी से काम किया और कोर्ट ने इस केस को फास्ट ट्रैक पर चलाकर बहुत जल्दी फैसला सुनाया। बहरहाल कोर्ट विलियम पर $10 मिलियन से भी ज़्यादा के नकली नोट छापने का आरोप लगाते हुए उसे 3 साल की सज़ा सुनाता है, जिसके बाद उसे फेडरल जेल भेज दिया जाता है। विलियम के बेटे को बहुत कम सज़ा सुनाई गई क्योंकि उसकी उम्र काफ़ी कम थी और उसने पुलिस और कोर्ट के साथ कोऑपरेट भी किया था। विलियम को जो धोखा अपने ही बेटे से मिला उसने उसे अंदर तक तोड़ कर रख दिया और ये उसके लिए जेल में मिली सज़ा से भी ज़्यादा दर्दनाक था। विलियम को जेल में अपनी सज़ा काटते हुए सबसे ज़्यादा पछतावा इसी बात का हो रहा था कि उसके फैसलों की वजह से ही आज उसका बेटा भी जेल में है, जबकि वो ये कभी नहीं चाहता था और जैसे उसके बाप ने बचपन में उसे छोड़ दिया था, आज उसका बेटा भी उससे अलग है। बहरहाल जेल से निकलने के बाद विलियम का बेटा उसे छोड़कर चला गया और विलियम को अब हमेशा इस पछतावे का बोझ अपने साथ ढोना पड़ेगा। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।